दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव। एक बार युवा तक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हालांकि 18 से 20 मिनट इस कार्यक्रम में मैं लेट जुड़ा हूं, क्योंकि इससे पहले मैं एडवोकेट वरिष्ठ अधिवक्ता जो है एक एजेंट साहब से मिलने के लिए मैं गया था उनके पास, तो थोड़ा सा समय लग गया। लेकिन ऐसे महान विभूति, ऐसे महान व्यक्ति को मैं सर्वप्रथम इस लाइव में धन्यवाद देना चाहूंगा। ए के जैन साहब यानी अजय कुमार जैन साहब को, जिन्होंने ये कह दिया कि मैं उनके पास गया था कि पहले भी आपने जून में जो आंदोलन हुआ उस समय मुकदमे दर्ज हो, जमानत आपने करवाई, उस समय भी आपने फीस नहीं ली। इस बार भी आप न्यायालय में गए, एक बार नहीं कई बार आप गए, आपने मजबूती से पैरवी की और मुझे जेल से बाहर लाने के साथ साथ आपने वो षड्यंत्र रचा गया था मुझे जेल में डालने का, उसका खुलासा किया और सच्चाई जनता के सामने लेके आए। क्योंकि उनकी बाइट आप सबने देखा होगा, एडवोकेट ने बाइट देके बताया था कि न एफआईआर में नाम है, न ही वो उस पर चार्जशीट में नाम है। तो ऐसे में उन्होंने आज फिर कहा कि मैं आपसे एक पैसा फीस के रूप में नहीं लूंगा, यानी कि मैं उन ऐसे महान विभूति को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए धन्यवाद देता हूं और मैं तहे दिल से हमेशा रेडी रहूंगा। जिस इंसान ने इस विपरीत परिस्थितियों में मुझे जेल से बाहर लेके आए और इस षड्यंत्र का भांडाफोड़ किया और साथ में मेरे आर्थिक हालात जो देखते हुए उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं आपसे फीस नहीं लूंगा, आप युवाओं के लिए अच्छा काम कर रहे थे, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस लाइव में। और सबसे इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया। साथियों, युवा तक कार्यक्रम का जो उद्देश्य यह था कि जो एक तो 5 तारीख को मीटिंग है, 5 तारीख को चिकित्सा वाहक की तमाम भर्तियों को लेकर मीटिंग है। मैं इसमें आप सबसे विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा युवा तक कार्यक्रम में कि आंदोलन में कि जो कौन कौन सी मांगों को लेकर क्या क्या हुआ, कब कब वार्ता है, आगे की रणनीति क्या है और जो मुझे जेल में डाला गया उसका कारण क्या है, क्या षड्यंत्र था, आगे क्या हो सकता है, तमाम मुद्दों को लेकर इस युवा तक कार्यक्रम में आप सबसे मैं चर्चा करूंगा। विशेषकर जो अध्यापक भर्ती परीक्षा कब होगी, कितने पद बढ़ेंगे, इसके अलावा और जो मुद्दे हैं युवाओं को जो मुझे मिल रहे हैं उनको लेकर आप लोगों से मैं चर्चा करूंगा। हालांकि कमेंट आप देख रहे हो पीछे, यूट्यूब के कमेंट इतनी फास्ट वगैरह देख नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं पहले चर्चा करने के बाद उन कमेंट्स को पर भी मैं नजर में लेकर उनसे मैं भी उस पर भी चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो तहे दिल से आप प्रदेश की जनता को, युवा को, मीडिया को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा जब भी मैं संकट में रहता हूं, जब भी मुझे जेल में डाला जाता है, आप ट्विटर पर आकर इंडिया में ट्रेंड कराकर आप एहसास करवाते तमाम राजनेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को कि उपेन यादव अकेला नहीं, हम उनके साथ हैं। यानी कि इंडिया में ट्रेंड करवाना, मुझे लगता है दर्जन भर से ज्यादा मुझे आप लोगों ने कई बार ट्रेंड करवाए। जब अहमदाबाद गुजरात में गिरफ्तार किया गया 3 बार, तो तीनों बार ट्रेंड हुआ। जब जून में गिरफ्तार किया गया तब तीनों बार ट्रेंड हुआ। जब पेपर लीक हुआ, जब 30 सितंबर को गिरफ्तार किया तब इंडिया में ट्रेंड हुआ और अब मुझे गिरफ्तार किया 2 बार ट्रेंड हुआ। यानी कि शायद राजस्थान का पहला ऐसा व्यक्ति होगा जिसको सबसे ज्यादा आप लोगों ने प्यार मान सम्मान दिया और इंडिया में ट्रेंड कराकर एहसास करवाया कि उपेन यादव अकेला नहीं है। साथियों, तमाम मुद्दों को लेकर मैं चर्चा करूंगा, तमाम युवा जुड़ेंगे। युवा तक कार्यक्रम लाखों युवाओं तक जाता है, उनके परिजन देखते हैं, युवा अभ्यर्थी देखते हैं, लेकिन इन तमाम जो मुद्दे हैं कि लोगों के सवाल में, दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि अध्यापक भर्ती परीक्षा कब होगी, 4 और 5 फरवरी को होगी कि नहीं होगी, आगे कब होगी, कब कितने पद बढ़ेंगे, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर भी, तमाम कई भर्तियों को लेकर इसमें मैं चर्चा करूंगा। यह लाइव बड़ा महत्वपूर्ण है, काफी लोग जुड़ेंगे, काफी लोग बाद में इस वीडियो को देखते हैं, काफी कम से कम 1000 यूट्यूब चैनल इस मेरे युवा तक कार्यक्रम के वीडियो को प्रसारित करते हैं, लोगों तक भेजते हैं। तो मैं तमाम लोगों से, आप सबसे मैं हाथ जोड़ अपील करूंगा, इस कार्यक्रम को तमाम जनता तक जरूर भेजिए, आम आदमी तक जरूर पूछाइए, सच्चाई का आप लोगों को पता चले। वैसे भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया के सामने सारी तथ्यात्मक बात रखी थी और मैंने फेसबुक पे लाइव किया था, यूट्यूब पे लाइव किया था, लेकिन फिर मैं आपको दोबारा सबसे पहले युवा तक कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा क्या घटना घटित हुई और मेरे साथ साथ क्या क्या किया गया और मुझे कहां से कहां ले जाया गया, इसमें मैं चर्चा करूंगा, फिर मुद्दों को लेकर चर्चा करूंगा। साथियों, जो हमारी मीटिंग हुई मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव के साथ, तमाम अधिकारियों के साथ, उस मीटिंग में यह तय हुआ कि हम अलग अलग विभागों के साथ हमारी मीटिंग करवाई जाएगी और मुख्यमंत्री जी, प्रमुख सचिव भी जो गुजरात आंदोलन से तमाम जुड़ी मांगों को लेकर खुद मीटिंग लेंगे। चिकित्सा विभाग अधिकारियों के साथ साथ डीओपी सेक्रेटरी के साथ भी हमारी मीटिंग प्रस्तावित थी, यानी कि 22 तारीख को 4:30 बजे डीओपी सेक्रेटरी के साथ अन्य कई भर्तियों को लेकर हमारी मीटिंग प्रस्तावित थी। लेकिन जो वार्ता हुई, सब हमने निर्णय लिया कि जो सरदार से शुरू में हम रैली निकालेंगे, शांतिपूर्वक निकालेंगे, लेकिन हमारी ताकत जरूर दिखाएंगे। साथियों, वो रैली ऐतिहासिक होने वाली थी, 3 से 4 हजार लोग उस रैली में जुटने वाले थे।
पुलिस के पास, आईबी के पास इनपुट आया कि ये रैली ऐतिहासिक होगी, बड़ी भीड़ इकट्ठा होगी, क्योंकि वहां राजनीतिक पार्टियां भी इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाई जितने बेरोजगार वहां पहुंच जाते। कहीं ना कहीं चुनावी समीकरण को बिगाड़ने के वो उनको अंदेशा था कि कहीं ना कहीं चुनावी समीकरण बिगड़ेगा, बड़ी संख्या में भीड़ आएंगी तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। जैसे इनपुट मिला, जैसे मैं 19 तारीख को सरदार से चूरू पहुंचा, यानी कि मैं करीब 4:30 बजे मैं सरदार से चूरू पहुंच गया, वहां से पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया। हालांकि रास्ते में मेरे साथी का फोन आया कि आपको परमिशन नहीं दी जा रही है। मैं वहां से सीधा कलेक्टर साहब के ऑफिस में किया, उनके पीए ने कहा कि आप एडीएम साहब से मिलिए, एडीएम साहब के निवास पे गया, एडीएम साहब से मुलाकात की और एडीएम साहब ने कहा आप एसडीएम साहब से मिलिए, और एसडीएम साहब से मिलने के लिए मैं सरदार शेर की तरफ चूरू से रवाना हो गया। जैसे मैं पूछा तो मुझे बॉर्डर पर, सरदार शेर के बॉर्डर पर वहां एंट्री होते ही मुझे पुलिस मिली बड़ी संख्या में, मुझे हिरासत में लिया। पुलिस प्रशासन ने मुझे परेशान नहीं किया, वहां मुझे बिठाया और वो कि आपको चाय पिलाते हैं, कलेक्टर साहब से आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। मेरे 4 साथियों को अलग लिया जाता है, मुझे एक प्राइवेट गाड़ी में अलग लिया जाता है। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी रवाना हो जाती है। रास्ते में भी मुझे कहीं एक जगह चाय पिलाई जाती है, वहां भी बेरोजगार मुझे पहचान लेते हैं और मुझसे बात करने लग जाती है, ये तो उपेंद्र यादव है, पुलिस उसको क्यों लेके जा रही है। मैंने उनको बताया कि मैं आंदोलन में आया था, मुझे यहाँ से गिरफ्तार किया गया। साथियों 10:30 बजे हम लोग श्यामनगर थाने पहुंचते हैं। श्यामनगर थाने में मुझे बिठा दिया जाता है। मैं लगातार उनसे सवाल पूछ रहा हूं, मुझे किस मामले में गिरफ्तार किया गया, मुझे बताइए किस मामले में गिरफ्तार किया गया, मैं सरदार शेर से मुझे क्यों लाया गया, मैं तो परमिशन के लिए एसडीएम साहब के पास डाला था, हजारों युवा बेरोजगार आएंगे उनका क्या होगा। हालांकि जब मुझे गिरफ्तार किया गया था उस समय मैंने ट्वीट करके आप लोगों को जानकारी दे दी थी, पुलिस ने हमें हिरासत में ले लिया है। साथियों 3 बजे यानी कि जो 19 तारीख को जब रात को हमें बिठाया गया 10:30 बजे, सुबह 3 बजे मुझे वहां से श्यामनगर थाने से हिरासत से जो वहां से लेकर फिर 200 फीट बाईपास 2 घंटे हम वहां रुकते हैं, गाड़ी में मुझे रखा जाता है और फिर 6:23 पर हाईवे किंग के सामने से मुझे वापस घुमाकर, मैं टाइम इसलिए बता रहा हूं, मैं टाइम देख रहा था कि मुझे कहां कहां घुमाया जा रहा है, और फिर मुझे वापस श्यामनगर थाने में लाया जाता है। साथियों ये चीज आप तक सच्चाई रखना मैं चाहता हूं कि कम से कम आप लोगों को पता चले कि कितना बड़ा षड्यंत्र था। हालांकि मैं पिछले लाइव में हर लाइव में आप लोगों से जिक्र करता रहता हूं, क्योंकि मैं युवाओं की आवाज उठा रहा हूं, सच की आवाज उठा रहा हूं। किसी भी षड्यंत्र में मुझे फंसाया जा सकता है। मैं लगातार आपके सामने बात रखी थी, मैंने आपके सामने कई जिक्र किया था कि मेरी गाड़ी में कोई हथियार रख दे या नशीली चीज रख दे, किसी भी चीज में अनैतिक किसी चीज में मुझे फंसाया जा सकता है। ये चीज मैंने अंदेशा आपके सामने पहले के कई लाइव में रखा था और आगे भी अभी भी रख रहा हूं, क्योंकि मैं युवाओं के लिए आवाज उठाता हूं। कहीं ना कहीं इस सिस्टम में जो षड्यंत्र जो किया गया, कहीं ना कहीं आने वाले समय भी षड्यंत्र हो सकता है, इसलिए मैं भी सचेत हूं, आप भी सचेत रहे। मैं लगातार पहुंचता रहा। मैंने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझे नहीं बताओगे। रात को 8 बजे मुझे बताया जाता है कि 2016 के मुकदमे में आपको गिरफ्तार किया जाता है, क्षतिपूर्ति बॉन्ड पे आपके साइन है। मैंने कहा क्षतिपूर्ति बॉन्ड क्या है ये तो बताइए। बोले कि ये न्यायालय में बताएंगे। यानी कि मेरे एडवोकेट से, मेरे परिजन से, मेरे दोस्तों से किसी से मुलाकात नहीं करवाई जाती है। जब मैं प्रेशर बनाता हूं, जब मुझे बताया जाता है कि जमीन का मामला है, जो जमीन पे कब्जा करने का मामला है, मैंने कहां कब्जा किया ये तो बता दो, कितने पैसे कमाए ये तो बता दो, मैंने क्या गुनाह कर दिया। मुझे तमाम जो पुलिस से संबंधित जो तमाम उच्च अधिकारी थे उन्होंने कहा हमारी मजबूरी है, सरकार के प्रेशर में हमने आपको उठाया, क्योंकि आप समीकरण सरदार से शुरू में नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने सब शब्दों में कह दिया क्योंकि आज हम नहीं तो दूसरे अधिकारी गिरफ्तार करेंगे, लेकिन हम सरकार के इशारे पे आपको गिरफ्तार किया। उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया, मुझे बिठाया। दूसरे दिन यानी कि 19 को लेकर आया जाता है, 21 तारीख को मुझे 12 बजे बाद न्यायालय में पेश किया जाता है। मैं उस पूरे मामले को जानता नहीं हूं, मुझे कुछ भी पता नहीं था किस मामले में लिया गया। 2016 का मुद्दा बताया गया, मामला बताया गया। जब मेरे एडवोकेट पहुंचते हैं, एडवोकेट पूरी स्टडी करते उस केस की, मेरे एडवोकेट मुझे बताते हैं, अजय कुमार जैन साहब, उनका वीडियो आपने भी देखा होगा कि उपेंद्र भाई आपको निर्दोष, आपको इसलिए आपको फंसाया गया, न तो आपकी एफआईआर, मैं आपको बता दूं, न तो एफआईआर 259 जो एफआईआर है, उस एफआईआर में न मेरा नाम है, न किसी ने मेरे खिलाफ गवाही दी है, और ना ही जो उन्होंने चालान पेश किया, यानी कि 2020 में एक चालान पेश किया, उसमें स्पष्ट लिखा है कि 3 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा पेंडिंग है, जांच पेंडिंग रखी गई है, ना मेरा जिक्र है, कहीं पे भी मेरा नाम नहीं है। केवल रोकने के लिए क्षतिपूर्ति बॉन्ड में साइन बताकर मुझे गिरफ्तार कर लिया और फिर 6 दिन के लिए पीसी में रखकर मुझे थाने में बिठाया गया। पूरे दिन मैं बैठा रहता था। रात को 12 बजे मुझे हवालात में डालते थे। जहां कोई शराबी को दिन में 151 पकड़ के लाते, वो शराबी वाला रात भर चिल्लाता रहता, उस शराबियों के साथ मैं हवालात में रहता था।
शराबी भी वहां सोते थे, और उसी में टॉयलेट, उसमें फ्रेश होना, ऐसी गंदी जगह जहां शराबी सो रहे थे उनके बीच में मैंने रात गुजारी। क्योंकि गुना मेरा यह था कि मैं युवाओं की आवाज उठा रहा था, युवाओं के लिए लड़ रहा था। जो बजट की घोषणाएं, जो गुजरात आंदोलन का मांगे, जो लखनऊ समझौते की मांगे, मंत्रियों के समझौते की मांगे, उन तमाम मांगों के लिए मैं आवाज उठा रहा था और मैं कह रहा था, सरकार से लड़ रहा था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था 10 साल के संघर्ष के दौरान कि मुझे एक ऐसे षड्यंत्र में फंसाया जाएगा। और जब मुझे जब मैं दूसरे दिन मैं जेल के बाहर आता हूं तो मुझे पता चलता है कि पुलिस प्रशासन ने, सरकार के द्वारा एक प्रायोजित एक प्रेस नोट जारी किया गया, उपेंद्र यादव भूमाफिया। और मीडिया में भी वो प्रेस नोट भेजा गया। मीडिया ने जो खबरें चलाई, मीडिया की 1% गलती नहीं है। मीडिया को तो जो उन्होंने दिया सरकार के द्वारा, जो उन्होंने प्रेस नोट जारी किया, उस प्रेस नोट के आधार पर उन्होंने खबर छापी। मीडिया ने हमेशा साथ दिया, लेकिन मीडिया को सच्चाई का पता चल चुका है। आप खुद समझदार हो, न एफआईआर में नाम, न चालान में नाम, न गवाह में नाम, इस व्यक्ति का कहीं पे भी नाम नहीं है, और उसको 10 दिन तक जेल में रखा गया। इसके खिलाफ मैं हाईकोर्ट में मानहानि का भी दावा करूंगा, और अवैध जो हिरासत में मुझे लिया गया, गिरफ्तार किया गया, उसके लिए भी मैं याचिका लगा रहा हूं। आज एडवोकेट से बात हो गई, वो तैयार करे, 5-7 दिन बाद हाईकोर्ट में मैं खुद जा रहा हूं इस मामले को लेकर कि मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार, अवैध हिरासत में गिरफ्तार रखा गया, और मानहानि का दावा भी करूं। कुछ लोगों ने कोशिश की मेरी छवि खराब करने की, लेकिन प्रदेश के लाखों युवा जो दिल से चाहते हैं, सब लोग समझ गए कि 2016 का मामला है, और 16 का मामले तफ्तीश करने वाले अधिकारी जो शहीद स्मारक के सामने उनका ऑफिस है, मैं वहां धरना प्रदर्शन करता था, तब उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा मुझे? आप सोचिए, जब जून में मुझे गिरफ्तार किया गया तो वो मुकदमा क्यों नहीं दिखाया कोर्ट में? हर बार कोर्ट में, इस बार भी बताया कि उपेंद्र यादव के ऊपर धरना प्रदर्शन के 8 मुकदमे हैं। जब जून में मुझे गिरफ्तार किया गया तभी वो रिकॉर्ड दिखा रहे थे, तब ये श्यामनगर थाने का मुकदमा क्यों नहीं दिखाया? होता तो दिखाते, लेकिन नहीं। मुझे आप सोचिए, 6 साल तक मुझे ऐसे छोड़ते, 6 साल तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आप सोचिए। फिर 27 तारीख को मुझे पेश करते हैं और 28 तारीख को ही मुझे जमानत मिल जाती है। सोचिए इतनी आसानी से जमानत कैसे मिली, जब मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं था, केवल मेरी छवि खराब करने की। क्योंकि राजस्थान के लाखों युवा और करोड़ों लोग मुझे चाहते हैं, मुझे सम्मान देते, क्योंकि उनके लिए मैं सड़क पर रहकर, राजस्थान का वो मैं युवा हूं जिसने 300 से ज्यादा आंदोलन राजस्थान के युवाओं के लिए किया है, 8 बार से ज्यादा आमरण अनशन, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली से लेकर गुजरात तक आंदोलन किया है, और 2 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी जॉब दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। और सरकार कोई सी भी सीधी टक्कर लिया, राजनेताओं से लड़ाओ, पेपर माफियों के खिलाफ लड़ाओ, उसकी सजा मुझे दी गई कि इस व्यक्ति की छवि खराब की जाए। लेकिन वो चाल विफल हो गई। लेकिन उन सबको भूलकर भी मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी के सामने कुछ लोगों ने गुमराह करके उनके सामने गलत तथ्य पेश किया है। मुझे नहीं लगता, जिस प्रकार 45 मिनट तक मुख्यमंत्री जी से हमने वार्ता की, जिस प्रकार उन्होंने बात की, जिस प्रकार उन्होंने हमारे ज्ञापन पे खुद ने मेंशन किया, अधिकारियों को निर्देश दिए और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी हरकत करवाएंगे। मुझे मुख्यमंत्री जी पर कोई शक नहीं, वो ऐसी हरकत कराने वाले इंसान भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इनको गुमराह किया गया, गलत तथ्य पेश किए गए, और कहीं ना कहीं इसमें बहुत लोग हैं जो षड्यंत्र कर रहा है, बहुत लोग हैं सरकार में। लेकिन मैंने सबको भूलकर फिर भी सरकार के सामने हाथ जोड़कर यह कहता हूं कि हमारी मांगे पूरी कर दो। गुजरात में आंदोलन के दौरान जिन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जी से और अधिकारियों से वार्ता हुई थी, उन मांगों को पूरा करिए। आज जैसे ही जो गुजरात आंदोलन की जो प्रमुख मांग थी, तमाम जो मांग थी, उनको लेकर संघर्ष जारी था। रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जो भर्ती के लिए जो मांग कर रहे थे लगातार, उसकी विज्ञप्ति आज जारी हुई है। आज मीटिंग होने वाली थी, लेकिन आज मीटिंग इसलिए कैंसिल की गई कि आपकी सोमवार को 1 बजे होगी, कि उससे पहले आज इन भर्तियों का काम वो कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले हम मीटिंग लेंगे, और सोमवार को 1 बजे आपकी मीटिंग होगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो प्रतिराज जी से हमारी मीटिंग होगी, हमारे प्रतिनिधि मंडल की जो चिकित्सा विभाग के जो जुड़े अभ्यर्थियों के साथ। तो आज इन भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी की है। ये हमारे संघर्ष की एक बड़ी जीत है, जिसके लिए आप देख लिए मेरी फेसबुक, यूट्यूब, सब जगह देख लीजिए, मैंने मुख्यमंत्री जी का आभार जताया है। मैंने साफ शब्दों में कहा, जहां सरकार काम करेगी मैं आभार जताऊंगा, और जहां सरकार काम नहीं करेगी तो खुला विरोध करूंगा। मुझे केवल मेरे बेरोजगारों की मांगों से मतलब है। जहां अच्छा काम होगा तो मैं खुलेआम धन्यवाद दूंगा, और जहां गलत होगा मैं विरोध करूंगा। यह मेरी नीति है।
आज सबसे पहले मैंने धन्यवाद दिया कि आपने हमारी मांग मानी, गुजरात आंदोलन की एक मांग पूरी की, रेणुका पर लैब टेक्नीशियन और जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जो विज्ञप्ति जारी है, जो आवेदन की प्रक्रिया जो शुरू हुई है, उसके लिए मैंने आप सबसे पहले धन्यवाद दिया और मैं फिर दे रहा हूं। मुख्यमंत्री जी आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओबीसी आरक्षण की विसंगति को दूर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहां अच्छा काम करोगे मैं धन्यवाद दूंगा, और जहां काम नहीं होगे, जब वादे पूरे नहीं होंगे, विरोध करना पड़े तो मैं विरोध करूंगा। साथियों, 2016 के झूठे मुकदमे में फंसाया गया 10 दिन तक, किसके लिए? आप लोगों के लिए। आपने राजस्थान का एक ऐसा एमएलए, मंत्री, ऐसा नेता बता दीजिए जो सड़कों पर 24 घंटे आपके लिए पड़ा रहे। आपने देखा होगा कि लगातार आप लोगों के लिए कितना संघर्ष करता हूं। जून में मुझे 4 मुकदमों में लगातार जेल में भेजा, आप लोगों ने देखा होगा। जब गुजरात अहमदाबाद किया तो 3 बार मुझे हिरासत में लिया गया और अब फिर से हिरासत में लिया गया। आप सोच लीजिए कितनी बार मैं आप लोगों के लिए जेल जा रहा हूं, सड़कों पर सो रहा हूं, अनशन कर रहा हूं, लाठियां खा रहा हूं, धक्के खा रहा हूं, लड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, माफियों से लड़ रहा हूं। जेल में भी मुझे वहां पेपर माफिया का एक सदस्य मिला कि आप फर्जीवाड़े के खिलाफ आवाज मत उठाइए, कुछ भर्ती आने वाली है, आप चुप रहना, आपको 2 दिन के अंदर 1 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे। जेल में भी मुझे खरीदने की कोशिश की गई, वहां और कह दी थी, मैंने कहा आप 1 करोड़ नहीं, मुझे 100 करोड़ दे दीजिए। उपेंद्र यादव बिकने वाला नहीं है, ना झुकने वाला है। आप चाहे मुझे गोली मरवा दीजिए, लेकिन मैं युवाओं को, सपनों को बिकने नहीं दूंगा, यूं ही आपके खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। वहां जेल में जो मेरे बैरक में 19 लोग थे टोटल, उन्होंने सबने कहा कि हमने फिल्मों में देखा है, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसको रिश्वत दी जा रही है वो ठुकरा रहा है और कह रहा है कि गोली मरवा दीजिए, ना झुकूंगा ना बिकूंगा, लेकिन मेरे युवाओं के भविष्य के लिए लड़ूंगा। ये जेल में उस माफिया के सामने मैंने सीना ठोक के ये बात रखी, क्योंकि मैं झुकने वाला नहीं हूं, ना बिकने वाला हूं। मैंने कभी भी ईमानदारी से समझौता नहीं किया, लड़ा हूं, इसलिए मैं जेल के बाहर आ गया। कई लोगों ने सोचा कि एडवोकेट गोवर्धन जी जो जेल के अंदर है उस जैसे हालात हो जाएंगे और उपेंद्र यादव का कैरियर खत्म और यह कभी बाहर नहीं आएगा। अरे मैं गलत होता। मेरे घर पे पुलिस की क्या मिला? आप क्या मिला वहां पे? बेरोजगारों के ज्ञापन, कुछ स्टाम्प जिनका जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ऑफिस का किराया दिया था, या क्या मिला? दस्तावेज समय जो दस्तावेज जो नाम परिवर्तन से जो दस्तावेज जो है शैक्षणिक हो गया वो संबंधित, वो मिले? क्या मिला? सब लीगल चीज मिले, कुछ नहीं मिला। आज मैं बाहर हूं, सत्य में विजयते, सत्य की जीत हुई। लेकिन साथियों, आप सोचिए 10 दिन तक अपने परिवार से दूर रहकर, जून में, अक्टूबर में वहां, नवंबर में यहां, आप सोचिए कितना मजे। आप सोचिए, फिर भी मैं जेल से बाहर आता हूं, सीना तान के खड़ा हो जाता हूं और आपके लिए आवाज बुलंद करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कांग्रेस सरकार की जो तमाम नेता है, मंत्री है, मुख्यमंत्री जी है, उनको भी एक दिन मेरे ऊपर ये दया आने लग जाएगी, ये बंदा अपने लिए नहीं युवाओं के लिए लड़ता है, सच के लिए लड़ता है, इसको जेल में डाला गया, वो गलत डाला गया, इसको प्रताड़ित गलत किया जा रहा है, ये कभी भी गलत मांग नहीं उठाता, कभी भी आके ये नहीं कहता मेरे लिए कुछ कर दो, ये कहता इन युवाओं के लिए कर दो, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए मांगने आता है, दूसरों के लिए लड़ता है, दूसरों के लिए जेल जाता है। नुकसान के डर से कई लोग गलत जो कदम उठवा रहे मेरे खिलाफ, एक दिन वो भी एक दिन पछताएंगे कि एक सच्चे इंसान को हम लोग जेल में डलवाकर, शराबियों के बीच में, नशेड़ियों के बीच में रखकर उसका अपमान किया है। बस मेरा गुनाह था कि मैं आप लोगों के लिए आवाज उठाता हूं, और इस गुनाह को मुझे 1000 बार करना पड़े तो मैं करूंगा, ये मुझे जेल में 1000 बार डाले तो मैं चाहूंगा। लेकिन साथियों, एक बात पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं, राजनीति है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कब्जा करने का झूठा आरोप में मुझे जेल में डाला जाएगा, फर्जी कागजों के लिए मुझे जेल में डाला जाएगा। अब कोई भी षड्यंत्र हो सकता है, गाड़ी में हथियार रख दिया, इसमें एक रख दिया, कुछ नशील पदार्थ रख दिया, कोई अनैतिक कार्य मुझे फंसा दिया। साथियों, विश्वास मत करना। 10 साल से संघर्ष कर रहा हूं, आज तक एक क्रिमिनल चीज, आज तक मेरे खिलाफ एक चीज नहीं आई। और मैं तो अब कह रहा हूं सरकार से, कोई भी चीज हो तो अभी रख दीजिए, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, अभी रख दीजिए, जनता को बता दीजिए मैं कितना बड़ा क्रिमिनल हूं, बता दीजिए। लेकिन मेरी ईमानदारी और सच्चाई मैंने तक सवाल ना उठाए, दिल रोता है। साथियों, धरना प्रदर्शन, लाठियां चार्ज, बहुत कुछ हुआ 10 साल में, अनशन किया, कभी टूटा नहीं। लेकिन जिस दिन मुझे पता चला कि मुझे माफिया का टैग लगाकर, ठगी का आरोप लगाकर मुझे बदनाम किया जा रहा है, उस दिन मैं टूटा। उस दिन रात को भी बहुत रोया कि जो दूसरे के लिए 10 साल अपने परिवार से दूर होकर संघर्ष किया, बहुत रोया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन अधिकारियों को भी, उन्होंने कहा नहीं,
कई लोगों ने कहा कि सोना है, सोने की चमक फीकी नहीं पड़ेगी, उसमें जंग नहीं लगेगी। आपके दिन बुरे हैं लेकिन आप गलत इंसान नहीं हो, आप निखरोगे, आगे बढ़ोगे, सत्य की जीतोगे, अपने आप को संभालो। मैं ऐसा संभला, एक दिन के बाद मैं ना उदास हुआ और मजबूत बनकर बाहर निकला। आपके सामने देख लीजिए, मजबूत बनकर सामने खड़ा हूं और लड़ रहा हूं और लड़ूंगा अंतिम सांस तक। और सबसे बड़ी बात, मीडिया, जनता, आम सब लोगों तक सच्चाई सामने आ गई कि एक निर्दोष व्यक्ति को जेल में डाला गया। 6 साल रोज वहां उनके सामने धरना पर परमिशन उन अधिकारियों से लेना, क्यों नहीं पकड़ा, क्यों नहीं डाला एफआईआर में, चालान में, कहीं नाम नहीं। खैर छोड़िए, ये मेरे नसीब में ये दुख के पल थे। लेकिन पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने मजबूरी बताई, लेकिन मुझे परेशान नहीं किया। और आज रेडियो का लेफ्टिनेंट 3 भर्तियों का काम है, मैंने धन्यवाद दिया। और मैं पुनः कह रहा हूं, कांग्रेस सरकार से और मुख्यमंत्री जी से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। वो जब जब अच्छा काम करेंगे मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा, अच्छा काम करेंगे। और ये भी कह रहा हूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कई अच्छे काम किए हैं, कई हमारी मांगे मानी है, जिसके लिए पहले भी धन्यवाद दिया और आज भी धन्यवाद देता हूं। और मरते तब तक कहूंगा, अच्छे काम किए उनके लिए मैं भूलूंगा नहीं, अच्छे काम के लिए कभी ये नहीं कहूंगा इन्होंने नहीं किए। जो सत्य हो मैं हमेशा बोलता रहूंगा, लेकिन जो गलत काम, जो मांगे नहीं मानी जाएगी, उनके लिए हमेशा मैं आवाज उठाता रहूंगा, चाहे मेरी गर्दन कट जाए, चाहे मुझे जेल में डाल दे, या चाहे किसी षड्यंत्र फंसा दे, मैं हटने वाला नहीं। खैर मैं जेल से बाहर हूं, न्यायालय में न्याय मांगने जाऊंगा, मानहानि का दावा भी होगा और मुझे अवैध हिरासत में लगे, इस केस को खत्म कराने मैं न्यायिक प्रक्रिया से भी हाई कोर्ट में जो मेरे एडवोकेट से बात होगी उसके माध्यम से मैं कार्रवाई करूंगा। अब मैं अब चीजों को बताना चाहूंगा कि 5 तारीख को सोमवार को 5 ही ना भाई, हाँ 5 ही है सोमवार को, 1 बजे चिकित्सा विभाग की भर्तियों को लेकर मीटिंग है। सुबह 10 बजे सोमवार को 10 बजे मैं कार्यालय में, 10 बजे नहीं 11 बजे, सोमवार को 11 बजे मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में युवाओं से मुलाकात करूंगा। यदि चिकित्सा विभाग से संबंधित कोई भी कागज हो, कोई भी पीड़ा हो तो मुझे बताना। मैं 1 बजे मीटिंग में जाऊंगा तो आपकी बात मजबूती से रखूंगा। वहां ज्यादा लोग नहीं, 5 लोगों को मेरे साथ बुलाया है, तो मैं 5 जो गुजरात में थे और कुछ लोग और हैं उनको साथ लेकर उनकी बात मजबूती से मैं रखूंगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ और अन्य अधिकारियों के साथ हमारे प्रतिनिधि मंडल की वार्ता होगी। ये सीएमओ की तरफ से उनको निर्देश दिए गए और वो मेरे पास समय आ गया। और 7 तारीख को जो डीओपी से संबंधित जो अन्य कई भर्तियां हैं उनको लेकर डीओपी सेक्रेटरी के साथ दोपहर बाद मीटिंग होगी 7 दिसंबर को, यानी कि 2 मीटिंगें फिक्स होगी। उसके बाद मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव से भी जो तमाम मांगों को लेकर दूसरी मीटिंग होगी। उम्मीद है कई मांग पूरी होंगी, जैसे आपने देखा आज लोगों को खुशखबरी मिले, कई मांगे और पूरी होंगी। एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा करूंगा, कमेंट भी पढ़ूंगा। अब मैं सवाल जो षड्यंत्र के बारे में आप लोगों को बता दिया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना। और एक चीज और बता रहा था, अध्यापक भर्ती परीक्षा कब होगी, सबका सवाल है। 4 और 5 फरवरी को प्रस्तावित थी। पदों की जो संख्या बढ़ाने को लेकर जो फाइल गई हुई थी, जो अभ्यर्थना जो वित्त विभाग में गई हुई थी, उसने ऑब्जेक्शन लगा के वापस शिक्षा विभाग को भेज दिया। आने वाले वीक में शिक्षा विभाग वापस फाइल वित्त विभाग में भेज रहा है। और वहां से जो ऑब्जेक्शन लगाया वो दूर होने के बाद वो शिक्षा विभाग को भेजेंगे, शिक्षा विभाग फिर भेजेगा किसको, कर्मचारी चयन बोर्ड को, और फिर कर्मचारी चयन बोर्ड विज्ञप्ति जारी करेगा। इसमें 2 चीज निकल के आ रही हैं। मैंने उनको ऑप्शन दिया एक, वैसे लगभग आपको मैं बता दूं 100% 4-5 फरवरी को एग्जाम नहीं होगी। कई लोग सोच रहे हैं कि उपेंद्र यादव क्यों देरी करवा रहा है, 4-5 साल से तो हम वैसे इंतजार करें। मैं देरी नहीं करवा रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के मैसेज आते हैं कि होगी कि नहीं होगी, हम कंफ्यूज है। आपको सच बताना, सच कड़वा था, सच बताना मेरा कर्तव्य है। मैं तो चाहता हूं समय पे हो, क्योंकि पिछले 3-4 साल से आप बहुत पेपर लीक हो गया लेवल 2 का, बहुत आपने इंतजार किया है, बहुत साल से आप तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपकी पीड़ा समझता हूं। लेकिन मैंने एक रास्ता इनको बताया है। जो पद बढ़ाने की बात चली है, पद तो बढ़ेंगे, अब लोग बहुत आएंगे ज्ञापन देने वाले। जब गुजरात आंदोलन था, हनुमान किसान को यहां भेजा, उन्होंने ज्ञापन दिया, उसके बाद आके मैं मिला और गुजरात की महान पत्र में शामिल किया। और जब मुख्यमंत्री जी के सामने साथ जब मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से मिला, तब भी मैंने मजबूती से आपकी बात रखी। और हाँ, सैद्धांतिक सहमति मिली। रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 2 में पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी, विषय शिक्षकों को लेवल प्रथम में एक भी पद कम नहीं किया जाएगा, यानी कि यह हमारे संघर्ष के इतिहास की जीत है। अब लोग कह रहे कितने पद बढ़ेंगे,
पहले 1500 पदों की बात चली थी, लेकिन अब दोबारा से उन्होंने लेटर लिखा कि बताया जाए कितने विभाग में पद रिक्त हैं, वो सूचना मंगाई जा रही है। तो साथियों घबराइए मत, मैं कोशिश कर रहा हूं जो आपके जितने पद किए गए वो तो बढ़े, उससे भी ज्यादा बढ़े, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पदों की संख्या बड़ी संख्या में बढ़ेगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सूचना मांगी, वो हमारे आंदोलन का ही दबाव है, एक सहमति है। जब लोग कहते थे कि उपेंद्र यादव ने बीएसटीसी का साथ दिया है हमेशा, अब वो लेवल 2 वाले भी नहीं कह पाएंगे। लेवल 2 का सिलेबस जारी करवाना, सामान्य ज्ञान ज्यादा जुड़वाना, कठिनाई स्तर कम करवाना, विस्तृत सिलेबस जारी करवाना, और जब आप संकट में आ गए थे, जब आपके पद कम कर दिए गए थे उस समय, हालांकि लेवल 1 वालों ने कहा उपेंद्र यादव उनका साथ क्यों दे रहा है, कई लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन मैंने कहा मैं सत्य का साथ दूंगा। तब उपेंद्र यादव उनके साथ था, और उस पदों की संख्या जो कम की मैं लड़ा, और पदों की संख्या आपकी बढ़ेगी। इसलिए आप लोग, मैं जहां गलत होगा मैं हर व्यक्ति का साथ देता हूं, विशेष शिक्षकों को साथ दिया। तो लेवल 2 में पदों की संख्या बढ़ेगी, जिसके लिए सूचना मांग ली है। और कितने पदों बढ़ेगी, मैं तो कोशिश कर रहा हूं 6000 से ज्यादा बढ़े, तो 5000 तो बढ़नी चाहिए, ज्यादा बढ़े वह भी कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अब एग्जाम कब होगा मैंने बताया नहीं होगा, लेकिन एक रास्ता मैंने उनको सुझाया है कि आप विज्ञप्ति जारी करके आवेदन लीजिए, समय पे एग्जाम करवाइए। जो पद आप डिटेल मांग रहे हो, जो आप वित्तीय स्वीकृति आप वित्त विभाग से लेना चाहते हो, वो लेकर बाद में आप संशोधित विज्ञप्ति जारी कर देना। एक रास्ता, एक सुझाव दिया, तब तो वो तय समय पर 4 और 5 फरवरी को एग्जाम हो सकती है। इस सुझाव को यदि सरकार मानती है कि हां हम विज्ञप्ति जारी करके आवेदन मांग रहे हैं और पदों की वित्तीय स्वीकृति मिलती रहेगी, जिस दिन मिलेगी संशोधित विज्ञप्ति आ जाएगी। कई बार नहीं देखा कि संशोधित विज्ञप्ति आती है तो बीच में संशोधित विज्ञप्ति आ जाएगी कि पदों की संख्या इतनी बढ़ाई जाती है, एडिशनल विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। तो एक रास्ता निकला है जो मैंने रखा है अधिकारियों के सामने। मैं सोमवार को फिर सीएमओ में रखूंगा, क्योंकि भर्ती परीक्षा इस आधार पर समय पे हो सकती है, 4 और 5 फरवरी को हो सकती है कि विज्ञप्ति जारी करके तुरंत, और फिर वित्तीय स्वीकृति लेते रहेंगे, और जिस दिन वित्तीय स्वीकृति हो जाएगी उसके बाद संशोधित विज्ञप्ति आ जाएगी या एडिशनल विज्ञप्ति आ जाएगी, और फिर ये सही समय पे हो सकती है। लेकिन जो हालात बने, अभी तक अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं पहुंची है। जो वित्त विभाग में जो मामला था उस पर ऑब्जेक्शन लगा के शिक्षा विभाग को भेज दिया। अब शिक्षा विभाग वापस वित्त विभाग में भेज रहा है, अगले वीक में आएगी, उसमें 2, 4, 5 दिन लग सकते हैं, उसके बाद वो भेजेंगे। इस हिसाब से 4 और 5 फरवरी को एग्जाम नहीं हो रही। अभ्यर्थना जाने के बाद एग्जाम कब होगी उसकी तिथि का ऐलान होगा। 2 ऑप्शन मैं बता रहा हूं, 4 और 5 तारीख के लिए मैंने सुझाव दिया, इस तरीके से हो सकती है। अब इस पर सरकार विचार कर रही है, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां बनी है कि 4 और 5 फरवरी को एग्जाम नहीं होगी। लेकिन यह निश्चित है लेवल 2 के पद बढ़ेंगे, आपको घबराने की आवश्यकता है। जो मैंने आपसे वादा किया वो वादा पूरा हो रहा है। मैं ज्यादा से ज्यादा पद बढ़ाने के लिए आपका मदद कर रहा हूं, आपकी कोशिश कर रहा हूं। रही बात अगले वीक में, मैं कोशिश करूंगा वित्त विभाग से जल्द फाइल निकलवाकर आपकी अभ्यर्थना बोर्ड पूछे और जल्द विज्ञप्ति जारी हो। और मैंने ऐलान भी कर दिया है कि जारी नहीं होती 9 तारीख को हम लोग कर्मचारी चयन बोर्ड जो सूचना सहायक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जो आप अध्यापक भर्ती की विज्ञप्ति के इंतजार, तमाम लोग इकट्ठे होकर वहां परिसर बना रहे, जो विज्ञप्ति का इंतजार कर, जो कमेंट करते हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, जो सवाल उठाते हैं, भैया कभी घर से भी निकल लिया। उपेंद्र यादव आप लोगों के लिए जेल से रिहा होने के बाद मैं मेरे माँ बाप से मिलने नहीं गया। फोन आ रहे हैं कि आप 10 दिन रखे हैं, आपकी याद आ रही है, आप आ जाओ। बाहर निकलते ही मैं आप लोगों के लिए भाग रहा हूँ। सोचिए इससे ज्यादा मैं क्या त्याग करूंगा। इच्छा मेरी भी होती है मेरी फैमिली से मिलने की, बहुत इच्छा होती है, लेकिन क्या करूं। 38 दिन बाद मैं गांव लौटा था। 38 दिन तो वहां था, 50 दिन बाद मैं गांव लौटा था। एक दिन गांव पूछा, दूसरे दिन बोर्ड में प्रदर्शन करने के लिए वापस आ गया। एक दिन भी मैं घर वालों से अच्छी तरह नहीं मिल पाया, वापस घर आ गया, और फिर मैं और आंदोलन लग गया, और फिर मुझे उठा के 10 दिन के लिए वापस जेल में डाल दिया। सोचिए, अपने माँ बाप परिवार से दूर होकर इससे ज्यादा क्या त्याग कर सकता हूँ। कौन आ रहे हैं, आ जाइए, आपको देखना है। आप 10 दिन जेल, लेकिन क्या कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए फिर से मैदान में। शायद आपने देखा होगा कि सुबह भी मैं महेश जोशी जी से मिला हूं, सुबह भी मैं बचनलाल जाटव जी से मिला हूं, जो पीडब्ल्यूडी के चयनित अभ्यर्थियों का जो परिणाम 17 सितंबर को आ गया था, उनको ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, अब उनके आज पीडब्ल्यूडी के चयनित अभ्यर्थियों का आदेश आज जारी हो गया। और जो जलदायु विभाग में जो जयन है उनके कह रहे हैं कि अगले वीक में जारी करेंगे। अगले वीक के लिए अभी शाम को बात हुई है, अगले वीक में 100% जारी कर देंगे, उन्होंने कहा। दोनों मंत्री से मिला। और जलदायु विभाग में 1300 पदों पर जो भर्तियों की घोषणा की गई, वो भी वादा याद आज महेश जोशी को मैंने याद दिलाया है। वो कह रहा है कि मैं अधिकारियों से बात करता हूँ। गया हूं ना सुबह, आप लोगों के लिए गया हूं, सुबह से उठ के मदद जितना हो रहा मैं कर रहा हूं। तो अध्यापक भर्ती परीक्षा की स्थिति आने वाले वीक में स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं,
आप तैयारी छोड़ मत देना। संभावना है कि फरवरी एंड तक या मार्च फर्स्ट तक एग्जाम होने की, यदि आगे जाएगी, वैसे तो जाएगी, यदि मेरा ऑप्शन मानते तो समय पे हो सकती है, नहीं मानते तो आगे जाएगी, तो आगे जाएगी तो फरवरी एंड तक या फिर मार्च 15 मार्च से पहले तक होने की संभावना, पूरी संभावना है। इसलिए आप किताब मत छोड़ देना कि आगे जा रही है 5-7 महीने, तैयारी जारी रखना। लेकिन अच्छी बात यह है, लेवल फर्स्ट वालों को ये कहूंगा, हाँ मुझे पता है आपका इंतजार बढ़ रहा है, लेकिन लेवल 2 वालों के लिए इंतजार नहीं बढ़ रहा। लेवल 2 वालों के लिए तो अच्छी खुशखबरी आने वाली, पद बढ़ रहे हैं। यदि 5-10 दिन लेट होकर, 15-20 दिन लेट होकर पद बढ़ रहे तो आपका भविष्य बन रहा है। लेवल फर्स्ट वाले को ये कहना चाहूंगा, यार इनका तो इंतजार लेवल 2 का बढ़ा है, पहली भर्ती पहला इनका लेवल 2 का पेपर रद्द हो गया था। तो ऐसे में हम सब जो अभ्यर्थी है, देखो मैंने हर व्यक्ति का साथ दिया, तो आने वाले वीक में मैं वार्ता में जाऊंगा सोमवार को, तो सीएमओ के अधिकारी से, शिक्षा विभाग के अधिकारी से मिलूंगा। जल्द से जल्द वित्त विभाग से वो अभ्यर्थना जो ऑब्जेक्शन हटकर वो पहुंचे और जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो, पूरी कोशिश करो। और नहीं होती है तो जो तमाम अभ्यर्थी है, 9 दिसंबर को हम लोग 10:30 बजे चयन बोर्ड इकट्ठे हो रहे हैं, तो आप लोग भी आना, सब लोग आना। 9 दिसंबर का याद रखना, जो कह रहे हैं ना विज्ञप्ति, तो मैं तो आ रहा हूँ मैदान में आपकी आवाज उठाने। तो 9 दिसंबर को 10:30 बजे आप लोगों को कर्मचारी चयन बोर्ड पूछना, कोशिश करूंगा आपको आने की आवश्यकता नहीं पड़े, उससे पहले आपका काम हो जाए। लेकिन फिर भी हम लोग ये टारगेट लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं विभाग पे भी दबाव होगा। ये उसकी रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन हो गया। नर्सिंग भर्ती 2018 की, जो जामिया से जो उनकी डिग्री 2011 से पहले की है, न्यायालय से डिवीजन बेंच से वो जीत के, और उनकी सीटें भी वैकेंट है, लेकिन आज तक इनको न्याय नहीं मिला। 1 तारीख को इनका प्रतिनिधि को मैं साथ ले जाऊंगा, जो 5 तारीख को होगी, मैं इनकी मांग मजबूती से उठाऊंगा। साथियों, जो 6 दिन तक मुझे पीसी पे यानी कि पुलिस रिमांड पे जो बिठाया रखा, पता क्या हुआ? पूरे राजस्थान से ये डिटेल मांगी गई, उपेन्द्र यादव के खिलाफ कोई मुकदमा है क्या? उपेन्द्र यादव ने किसी से पैसे मांगे हैं क्या? कोई उम्मीदवार है कि उपेन्द्र यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाला? लेकिन राजस्थान से एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिससे मैंने किसी से पैसे लिए हो, किसी को लूटा हो, किसी के साथ गलत किया हो। यदि 6 दिन में किसी को कुछ मिल जाता तो मैं अभी तक जेल से बाहर नहीं आता। पुलिस को भी विश्वास हो गया कि ये ईमानदार आदमी है, एक भी व्यक्ति ने शिकायत नहीं की। सूचना सहायक का जो विज्ञप्ति, प्रयोगशाला सहायक के जो फाइनल परिणाम, जो अभ्यर्थी है सूचना सहायक वाले सुन लो भैया, आज आपके अभ्यर्थी मुझे मिले थे, अभी इसमें समय लग रहा है, तो 9 तारीख को, क्योंकि पहले ये प्रोग्राम सूचना सहायक का ही था, शिक्षक भर्ती का तो मैंने बाद में जोड़ा कि हाँ सब मिलकर संख्या बढ़ जाएगी तो अच्छा परीक्षा बना पाएंगे। तो सूचना सहायक भर्ती के जो अभ्यर्थी है उसे मैं कहना चाहूंगा 9 तारीख को 10:30 बजे आप अधिक से अधिक संख्या में कर्मचारी चयन बोर्ड दुर्गापुर पूछे, वहीं प्रयोगशाला सहायक भर्ती के पूछे, और जो अन्य भर्ती के जो भी है बोर्ड से संबंधित जुड़े, वो 9 दिसंबर को 10:30 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड दुर्गापुर पहुंचे। हम सब मिलकर बड़ी संख्या में इकट्ठे होंगे, मीडिया भी आएगी, तो अपनी बात मजबूती से रखेंगे और प्रेशर बनाकर जल्द से जल्द अन्य मांगों को पूरा कराने की कोशिश करेंगे। तो तमाम अभ्यर्थियों को कहूंगा कि आप 9 दिसंबर को 10:30 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे। आपके साथ कोई हो ना हो, उपेन्द्र यादव हमेशा खड़ा रहेगा। जेल में था तो भी आपका भविष्य के बारे में सोच रहा था, बाहर आया तो आपके लिए लड़ रहा हूँ, पहले भी लड़ रहा था। जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के परिणाम के संबंध में बात की थी कि हम आज 1-2 दिन में तैयार हो गया था, 1-2 दिन में जारी कर देंगे, अगले वीक में 100% जारी कर देंगे, ये मुझे कहा गया जूनियर असिस्टेंट बिजली विभाग के लिए। टेक्निकल हेल्पर भर्ती परीक्षा का जो परिणाम को लेकर साथियों, इसमें जो एक्सपर्ट की टीम आई हुई है वो परिणाम को अंतिम रूप देने में लगी हुई है, और ये कब जारी होगा अधिकारी से मेरी बात होती है, मैं बता दूंगा। ये मुझे पता चला एक्सपर्ट की टीम आई है, तो टेक्निकल हेल्पर के बारे में जैसे मुझे पता चलेगा मैं बता दूंगा। कृषि परीक्षक की नई भर्ती बजट में घोषणा होगी, इस आने वाले बजट में, उसके बाद ही नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी। मुझे लगता है मार्च-अप्रैल तक भी इसकी विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है, फरवरी में हो सकते हैं, अपन परीक्षा बनाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, नई भर्ती निकलवाएंगे। जो कृषि परीक्षक के जो लोग हैं कमेंट भी कर रहे हैं कि अभी क्या है कि 240 पद खाली है विभाग में, लेकिन अब जो रिक्त पद हैं कई लोग छोड़ के दूसरे विभाग में चले, उनकी सूचनाएं मांग रहे हैं, और शायद आने वाले वीक में विभाग की भर्ती से संबंधित मीटिंग होगी आने वाले वीक में, तो वो पदों की संख्या इकट्ठी होगी, तो उस समय 10-15 दिन तो लग ही जाते हैं सूचना में। उसके बाद नई बजट में घोषणा हो सकती है, वो पदों की संख्या आपको पता लग जाएगी कितने होंगे, तो उसके बाद ये बजट के बाद ही आने वाले समय, यानी जनवरी में बजट आता है तो फरवरी, मार्च या अप्रैल तक आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। वनपाल भर्ती का रिजल्ट आने वाले वीक में जारी हो जाएगा, वनपाल भर्ती का रिजल्ट आने वाले वीक में जारी हो जाएगा। 5 तारीख को जो मीटिंग बता दी, मैं सीएचए की भी मांग 5 तारीख की मीटिंग में रखूंगा, नर्सिंग भर्ती 2018 की भी रखूंगा। जो और मांग है मैंने बता दिया कि आप लोग सोमवार को
11 बजे ऑफिस में लिए। जो भी अभ्यर्थी हैं, जो चिकित्सा सेवा की जो भी पीड़ा है, मैं आप लोगों की बात मजबूती से होने वाली मीटिंग में रखूंगा। साथियों, ओबीसी आरक्षण की जो विसंगतियां दूर होने का मामला सबसे पहले 5 मई 2022 को हमने उठाया था और एंड भी हमने किया था दांडी यात्रा से, मुख्यमंत्री से मुलाकात, अधिकारी से मुलाकात। अब इसका जो फाइल अनुमोदन के लिए राज्यपाल महोदय जी गई है, आने वाले वीक में वो फाइल आ जाएगी और आने वाले वीक में ही इसकी अधिसूचना, जो विसंगतियां दूर होगी उसकी नई अधिसूचना आने वाली वीक में जारी हो जाएगी। आपको बता दूं, लोग कॉपी पेस्ट करते होंगे, सच आपको बता दूं, क्योंकि हम धरातल पे काम कर रहे हैं। शुरुआत हमने की थी आंदोलन की, एंड हमने किया, परिणाम आपके सामने, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन यह है ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों का जो मामले का जो फाइल कैबिनेट से अनुमोदन होने के बाद राज्यपाल मोदी जी गई है, फाइल उनके पास है, आने वाले वीक में वो आ जाएगी और आने वाले वीक में संशोधित जो नई अधिसूचना ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करते हुए कार्य विभाग द्वारा आने वाले वीक में 100% जारी कर दी जाएगी। तमाम भर्तियों में, आने वाली विज्ञप्तियों में इसकी समस्या का हल हो जाएगा। जो सबसे बड़ा लाभ रीट में, सूचना सहायक में, कई भर्तियों में इसका लाभ देखने को आप लोगों को मिलेगा। पंचायती राज जैन भर्ती, जो वीर योद्धा है पंचायत राज जैन भर्ती के मित्र कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता वाले, कनिष्ठ अनुदेशक वाले, जो महत्वपूर्ण भूमिका गुजरात आंदोलन में निभाई। साथियों, जब वार्ता हुई थी, आपको पता, आपके प्रतिनिधि सब लोग शामिल थे। मुख्यमंत्री जी प्रमुख सचिव कुलदीप राका जी से हमारी एक और मीटिंग होगी, तब तक वो सभी विभागों की मीटिंग ले रहे हैं। पंचायत राज जैन भर्ती के लिए स्पष्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग रेगुलर भर्ती की मांग करें, पहले बजट की मांग है। मुख्यमंत्री जी ने खुद ने ज्ञापन में मार्क किया था, पूछा था कौन से विभाग की जो बजट की घोषणा बाकी है। और आप चिंता मत करिए, फाइल किसी की भी चले, चलने दो फाइल, संविदा पे चले, संविदा का विरोध पहले दिन से कर रहा है। आपके सरदार सिंह, पप्पू, आपके सीताराम, सब लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लोकी, तमाम लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लड़ाई तो वही है, जेल क्यों जा रहे हैं आप, सोचिए जेल क्यों जा रहे हैं, नाराजगी क्यों है सरकार से टक्कर क्यों ले रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में क्यों जा रहे हैं ज्ञापन देने। तो आप चिंता न करिए, आप हताश होने की आवश्यकता नहीं, फाइल चलने चाहिए। मत सोचिए कि हमारी भर्ती रुक गई, नहीं, इस भर्ती के लिए लड़ रहे हैं और जीतेंगे, परिणाम भी आप लोगों को मिलेगा, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जेल से बाहर आपका भाई आ चुका है, बाजी हारेंगे नहीं, बाजी जीतेंगे, घबराइए मत, लड़ रहे हैं और ये मांग वाजिब है, इनको पूरी करनी पड़ेगी। तो पंचायत राज जैन भर्ती नियमित तौर पर आए, जब कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती संविदा पे आई तो उत्तर प्रदेश जाकर स्थायी निकलवा सकते, वो 10,000 से ज्यादा पदों पर निकलवाई। ये आपकी भर्ती है यार, चिंता ना करिए, आपका चिंता है, लड़ेंगे अंतिम सांस तक और जीतेंगे। मित्र और ऑपरेटर, वो आदेश जारी होने वाला था, उन्होंने कहा था कि जो मानदेय वाला जो बकाया उसका आदेश जारी होगा, और जो आपके जो ग्राम सेवक जो और अधिकारी जो आप मन चाहे था आपको हटा देते सरपंच, उस पर भी रोक लगेगी, उसमें भी नियम बनेंगे। ये 2 चीजें सहमति बनी थी और स्थायीकरण के लेकर भी वो अगली मीटिंग में चर्चा के लिए कहा था। तो दूसरी मीटिंग होगी साथियों, आपका प्रतिनिधि एक नहीं 2 शामिल थे। मैं इनके साथ, जो मैंने वादा किया था कि मैं आपके साथ अंतिम सांस तक साथ दूंगा, जब एक समय ऐसे भी थे तो 2 लोग हमारे साथ गुजरात में थे, लेकिन मैंने वादा किया था मजबूती से आपकी बात मुख्यमंत्री जी के सामने आपके प्रतिनिधियों ने रखी और मुख्यमंत्री जी प्रमुख सचिव के सामने भी मजबूती से रखी। और देखना ये वार्ता सफल होगी, आपने जो मेहनत की उसका परिणाम आप लोगों को जरूर मिलेगा। मैं आपके साथ पहले भी था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। जब मीटिंग होगी मैं आप लोगों के जो 2 प्रतिनिधि, एक नहीं 2 जाएंगे वापस और मजबूती से रखेंगे, तीसरा मैं, चिंता मत किया, आपका मजबूत सीनियर रेडुएट मैं हूं और परिणाम निकलेगा। और जब भी आवश्यकता होगी, कोई भी रणनीति होगी, मैं आपके जो अध्यक्ष राजाराम जी, सीताराम जी और जो आपके जयप्रकाश है, आपके देवेंद्र है, आपके जो और भी जो साथी है, महावीर जी हैं, तो आपके जो मान सिंह जी है, जो तमाम जो लोग आपकी टीम है, उनको मैं सूचना दे दूंगा, बता दूंगा। तो आप चिंता न करिए, हम रणनीति से काम करें, परिणाम निकलेगा। और आपकी मांगों को लेकर जब वार्ता हुई तो पॉजिटिव ही रेस्पॉन्स मिला था, कई मांगों को लेकर सहमति बनी थी। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का जो मामला चल रहा है, ये जो मीटिंग होगी दूसरी, उसी में ही स्पष्ट हो पाएगा। उन्होंने कहा था दूसरी मीटिंग में इसका निस्तारण करेंगे, मामला गंभीर बना हुआ है। मैंने मजबूती से आपकी बात रखी थी और आपके काफी साथी प्रयास कर रहे, तो आने वाली जो मुख्यमंत्री जी प्रमुख सचिव से मीटिंग होगी उसमें निस्तारण होगा। और मेहनत आपके लोग बड़ी मजबूती से कर रहे हैं, लेकिन जो चयनित अभ्यर्थी घबराए हैं उनको किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा था आपकी नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चयनित अभ्यर्थियों को पुनः विश्वास दिला रहा हूँ, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका भाई आपको कह रहा है, लेकिन शिथिलता वालों को भी कहना चाहूंगा कि मैंने कहा था कि मैं अंतिम सांस तक आपके लिए प्रयास करूंगा, जो कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है जो मीटिंग होगी जरूर मुख्यमंत्री जी आप लोगों को शिथिलता देकर आप लोगों को न्याय प्रदान करेंगे। तो आने वाली मीटिंग पे इस पर सबकी निगाह है, मेरी भी निगाह, आपकी है, उम्मीद है इसमें हमें न्याय मिलेगा। कनिष्ठ अनुदेशक वाला भी मामला
वापस आरपीएससी से वापस फाइल आई है, उसमें कुछ और चीज मांगी है, लेकिन इसकी महत्वपूर्ण ये जो होने वाली 7 तारीख को जो मीटिंग होगी, इस मामले को जो आपका प्रतिनिधि साथ होगा, क्योंकि ये डीओपी और आरपीएससी के बीच में है, तो इस मामले को जल्दी करवाया जाएगा, क्योंकि ये मीटिंग आपके लिए रामबाण साबित होगी। वो कॉलेज लाइब्रेरियन, पीटीआई, जो नियमों संबंधित है तमाम भर्तियों की वार्ता डीओपी सेक्रेटरी से होगी। कंप्यूटर भर्ती का परिणाम 10 से 25 के बीच में आएगा, ये मैंने आपको ट्वीट करके बता दिया था। कई चीजें हैं उनको लेकर मैंने चर्चा की। आज का जो है कि आने वाले समय में आगे की रणनीति क्या होगी, कोशिश कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी से हमारे प्रतिनिधि मंडल के 7 सदस्यों की दोबारा मुलाकात होगी और कहीं ना कहीं हमारी कई मांगे पूरी होगी। और मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होती है तो फिर हम लोग हजारों की संख्या में राहुल गांधी जी से मिलने जाएंगे, विरोध करने नहीं जाएंगे, मिलने जाएंगे, ज्ञापन देंगे, अपनी बात रखेंगे। लेकिन ये कब जाएंगे, जब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं होगी। तब मुलाकात हो जाएगी, हमारी समस्या को हल हो गया, तो फिर हम लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हम राहुल गांधी जी का हजारों की संख्या में स्वागत करेंगे यदि युवा बेरोजगारों की मांगों को पूरा करते हैं। हमें केवल मांग से मतलब है, हमें कोई राजनीति से मतलब नहीं है। मांग पूरी होती है तो हम लोग राजस्थान के युवा बड़ी संख्या में स्वागत करेंगे। या मैं मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा, तमाम अधिकारियों को बताऊंगा, हमें मांग से मतलब है। और यदि मांग पूरी नहीं होती तो हम लोग केवल हमारी मांग रखने के लिए हजारों की संख्या में हम लोग जाएंगे, जिसकी रणनीति बन चुकी है। क्योंकि मुझे पता है फोन टेप हो रहा है, सब कुछ टेप हो रहा है, लेकिन हम फोन पे नहीं, हम व्यक्तिगत मिलकर चर्चा करके पूरी रणनीति हमने तैयार कर ली है। यदि मुलाकात नहीं होती, हमारी समस्याओं का वार्ता को जो दौर शुरू हो रहा है, 5 तारीख को वार्ता है, 7 तारीख को वार्ता है, और वो जो वार्ता होगी उनमें समस्याओं का हल नहीं होता है, तो हम भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी संख्या में जाएंगे और हमारी मांगों को लेकर गुहार करेंगे। आगे की रणनीति यही है, भारत जोड़ो यात्रा में हम सब लोग जाएंगे। कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे, कहां जाएंगे, वो आने वाले समय में आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन उम्मीद करता हूं ऐसी नौबत नहीं आएगी। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार हमें समय दिया, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे ही अधिकारियों से मीटिंग हो रही है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे ही चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ सोमवार को 1 बजे मीटिंग होगी, वहीं डीओपी सेक्रेटरी से होगी और अन्य अधिकारियों से, उनके निर्देश पे जब वो मीटिंग के लिए बुला रहे हैं तो मुझे विश्वास है कई मांगे पूरी होंगी। कई मांगे पहले भी पूरी है, तो अब उस वार्ता पर सबकी नजरें गड़ी हुई है। जो मांग पत्र में, अब मान लीजिए लाइव में मैं मांग पत्र की मांगों पर जिक्र नहीं कर पाऊं तो लोग कहेंगे हमारी मांग नहीं उठा रहा। अरे मांग पत्र में शामिल है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 10,000 पदों पर रेगुलर भर्ती निकालने की मांग हो, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की विज्ञप्ति निकालने की मांग हो, सूचना सहायक हो, चिकित्सा विभाग की भर्तियां हो, चाहे लंबित भर्तियां पूरी करने की मांग, वो तमाम चीजों के लिए हम लगातार मांग कर रहे हैं। उस पर आने वाले समय मीटिंगों में चर्चा होगी। परिणाम के लिए हम संघर्ष करें। नहीं सुनते हैं, नए मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है, मांगे पूरी होती है, भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी संख्या में जाएंगे, जिसकी रणनीति हम तैयार कर रहे हैं। कुछ रणनीति हिस्सा कई लोगों को बता दिया गया, आने वाले समय में हम लोग गुप्त तरीके से जो हमारी चीजें होगी, लेकिन हम पहुंचेंगे, ये जरूर है। और चीज क्या है जो आपके मैं कमेंट फटकर मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, हाँ, दंत चिकित्सक भर्ती की जो पहले बजट में घोषणा हुई थी 400 से अधिक पदों पर, वो भी एक आपका प्रतिनिधि को मैं साथ लेके जाऊंगा सोमवार को, उसको भी रखेंगे, पहले भी रखे थे। विशेष शिक्षकों का वर्गीकरण वाला मामला चल ही रहा है यार, उसमें मैं क्या बोलूं, आपके कितने ग्रुप है, 2 ग्रुप है, मैं किसकी बोलूं। पीएसपी पशुधन, देखो कर्मचारी चयन बोर्ड से संबंधित जो कोई भी भर्तियां हो, उन अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि 9 तारीख को 10:30 बजे पूछे, हम चेयरमैन साहब से मिलेंगे, बड़ी संख्या में इकट्ठे और मीडिया भी रहेगी। तो 9 तारीख को कर्मचारी चयन बोर्ड से संबंधित जो भी है, अब स्पीड देख लीजिए मैं कैसे सारे मैसेज देख पाऊं। हाँ, ओबीसी आरक्षण में जो 2018 से 22 तक जिन पदों का नुकसान हुआ, शेडो पोस्ट के मांग कर रहे हैं। जिन नेताओं ने विश्वास दिलाया तो देखना अब उनका भी सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने वादा किया था आपको पोस्ट दिलाएंगे। उपेंद्र यादव तो पहले दिन से मांग कर रहा था। उपेंद्र यादव ने तो आपको यह भी कहा था कि विसंगतियां तो सरकार दूर करेगी, क्योंकि युवाओं में आक्रोश है, चुनाव आगे आज नहीं कल करना पड़ेगा। तब ये मत कह देना नेताओं ने, देखना नेता ये कहोगे हमारे संघर्ष की जीत होगी। संघर्ष की जीत तब होगी जब जितने पदों का नुकसान हुआ वो मिलेंगे शेडो पोस्ट के द्वारा, तो असली संघर्ष की जीत होगी। ये तो मैंने पहले ही कह दिया था कि ये विसंगतियां तो दूर करनी पड़ेंगी, वो हो गई है। अब मेरे वीडियो देखना, मेरा ट्वीट देखना, मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये हमारी जीत नहीं है। जीत तब होगी जब तमाम पदों का जो नुकसान हुआ 2018 से 22 तक वो शेडो पोस्ट मिलेगी, तब असली जीत होगी। इसके लिए मैं आपके साथ हूं, साथ देने के लिए। लेकिन वो राजनेताओं को जरूर कहिए कि जो आपको वादा करके गया कि आइए असली लड़ाई में आइए, अन्यथा आप सोचिए आपके साथ बड़ा धोखा हुआ। मैं तो आपके साथ पहले भी था, आगे भी हमेशा मैंने मांग रखी है, मैं साथ था, रहूंगा। बच्चा राज एलडीसी के जो 6029 उनके लिए भी जूनियर अकाउंटेंट को सीईटी से बाहर करे, वो भी जो तमाम जो मांग पत्र में शामिल है उनके लिए मैं हमेशा आवाज उठा रहा हूं, आवाज उठाऊंगा। एक आरएस वाली भी मैं मांग उठाऊंगा साथियों, नई आरएस की भर्ती की विज्ञप्ति की भी मैं मांग उठाऊंगा, एलडीसी की भी मांग उठाऊंगा, राजस्थान पुलिस भर्ती की भी मांग उठाऊंगा। जो तमाम है मैं एक बार वो देख लेता हूं, कोई भूल न जाऊं।
एक मेरे दोस्त की शादी है, मैं पहले भी नहीं, बारात आज नहीं जा पाया था, आज मुझे जाना पड़ेगा, वो नाराज हो रहा है, लेट हो गया। रीट वाला मैं बोल चुका हूं, आप देख लेना ऊपर, बहुत स्पीड है, बहुत स्पीड से चल रहा है मामला। हाँ एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, ओहो बहुत फोन आए, बहुत काम के फोन भी आए हुए हैं, 36 में बहुत काम के फोन भी आए हुए हैं, मैं उनसे बात करूंगा, वार्ता संबंधित फोन आए हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ। साथियों, जो अभ्यर्थी है जिसकी कोई भी मांग हो और मेरी लाइक कोई भी हेल्प हो, तो मैं सोमवार को 11 बजे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय पर आप लोगों से मुलाकात करूंगा। आप पहुंचिए, आपसे सबसे वही मुलाकात करूंगा, और उसके बाद वार्ता का दौर स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं कई मांगे पूरी होंगी, हुई है पहले भी और भी होंगी। संघर्ष कभी विफल नहीं होता, संघर्ष का परिणाम हमेशा मिलता है। भाई एक बार मैं फेसबुक पे देख लेता हूँ, इस पे तो स्पीड है भैया, नहीं देख पा रहा। एमबीसी वाला इस कंप्यूटर अनुदेशक वैकेंसी में लागू होगा कि नहीं होगा, भैया आगे के लिए कह रहे हैं, अभी आगे के लिए कह रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखा, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है इसकी। प्रयोगशाला सहायक भर्ती वाली मांग रखी जाएगी, जो पद रिक्त रह गए उन पे भी सूची निकलवाएंगे, चिंता मत करिए। वो हमारी सोमवार को 1 बजे मीटिंग है। सेकंड ग्रेड 2016 वाले मुझसे मिल लिए एक बार आकर, कंप्यूटर अनुदेशक शिथिलता के लिए बोल दिया है। फूड सेफ्टी, मोटर वाहन उपनिरीक्षक वाला भी मामला है। चलो मुझे मैं आप काफी समय से मैं लाइव आ चुका हूं, समय भी हो चुका है। जिन अभ्यर्थी कोई मांग रह गई है और अपनी कोई मांग हो, तो वो सोमवार को 11 बजे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय पहुंचे। जितनी में सहयोग होगा मैं आप लोगों का सहयोग करूं। कोई बात हो रहा है भाई, कोई विशेष कमेंट बताओ भाई। रामदेव भाई, ये रामदेव चोटिया है, बहुत मेहनती है, मैं इस पे फकर करता हूँ, गर्व करता हूँ, इस पे प्राउड करता हूँ। ऐसे ईमानदार और अच्छे दोस्त मिले, जो हमेशा जब संकट में होता हूँ गांव से बककर यहाँ आ जाते हैं, मुझसे मेरी बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ, इनकी ईमानदारी को, इनकी सच्चाई को। और जयराम, रविंदर, एक नहीं तीन तीन हनुमान, बहुत लोग हैं, नाम लिस्ट में होगी, लेकिन ये कर्मठ वो लोग हैं जो संकट में साथ रहते हैं। ऐसे लोगों का मैं सौभाग्यशाली हूं, ऐसे मुझे दोस्त नहीं भाई मिले। और भानु सरपंच, सरपंच साहब, इसका तो विशेष योगदान है भानु भाई का, तो सरपंच होते हुए भी मुझे हर संकट में साथ देते हैं। साथियों, एक और युवा तक कार्यक्रम आपसे मुलाकात करूंगा जल्द ही, युवा तक कार्यक्रम एक और आएगा, फिर मुलाकात होगी। लेकिन किसी की मांग भूल गया हो या कोई मांग हो, तो सोमवार को सुबह 11 बजे मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में आप लोगों से मुलाकात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।